नमस्कार, मैं डॉक्टर सरला। आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत में नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आरएस में, आईएएस में भी और ऑल कंपटीशन में आते हैं। भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, यानी नेशनल मूवमेंट की बात करें, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको 3 चरणों में बांटा है। पहला है प्रथम चरण 1885 से 1905। द्वितीय चरण है 1905 से 1919। और तृतीय चरण की बात करें तो 1919 से 1947 तक। देखिए, ये जो 1885 से 1905 का काल था, ये उदारवादी काल था, जिसको हम नरम दल भी कह सकते हैं। और ये जो 1905 से 1919 का काल रहा, जो उग्रवादी काल रहा, उग्रवादी जिसको हम गरम दल भी कहते हैं, गरम दल के नाम से भी जाने जाते हैं। और 1919 से 1947 का जो मूवमेंट रहा, आंदोलन रहा, वो गांधी युग। देखिए, गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है नेशनल मूवमेंट को। हम कम नहीं, गांधी जी को हम कम नहीं आंक सकते। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं। प्रथम चरण की बात करें तो देखिए, जो हमारे ब्रिटिश लोग थे, वो हमेशा भारतीयों के साथ छल कपट का व्यवहार रखते थे। तो हमारे जो उदारवादी नेता थे, बहुत ही लिबरल, सॉफ्ट नेचर के थे। वो संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे। वो शांति प्रिय थे और वो हमेशा पत्र के माध्यम से, लेखन के माध्यम से शांति और मित्रता से वो अपनी बात रखते थे। किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो, आंदोलन नहीं हो, ऐसा हमारे जो उदारवादी चाहते थे। तो उदारवादी की बात कर लें तो उदारवादी में सबसे पहले अपन उदारवादी नेता ही पूछ लेते। लीडर कौन रहे हैं उदारवादी में से? सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 4 में मैच में और असंगत में। तो उदारवादी जो हमारे लिबरल नेता थे, सॉफ्ट नेता थे, उसमें हम दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद नाडाड़े, दीन सावाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये हमारे उदारवादी नेता थे। उग्रवादी नेता में हम लाल, बाल और पाल से रटे नहीं, समझे। लाला लाजपत राय, इसमें एक और जोड़ लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उदारवादी। ये 7 में लीडर्स थे। लिबरलिज्म, उदारवादी या नरम दल। और इसमें हम बात करें, इससे रटे नहीं, समझे। लाला लाजपत राय, वीपी चंद्र पाल, और बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष।
एक तो यही क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। अधिवेशन हुआ मुंबई में, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, और कांग्रेस के संस्थापक या जन्मदाता, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कांग्रेस के संस्थापक या जन्मदाता, फाउंडर A.O. ह्यूम, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टो ह्यूम। क्लियर? ये मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन इनका जो रोल ऑफ प्लेयर था, ये फाउंडर रहे, संस्थापक रहे, मंत्री रहे, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, इसलिए भारतीय कांग्रेस का जन्मदाता भी कहा जाता है। बहुत ही लिबरल नेचर से ये अपनी मांग रखते थे। अब देखिए, अब क्वेश्चन है गोकुल, इसका जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, स्थापना, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। अब देखिए जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ। अब देखिए जब दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का कोलकाता में हुआ, कहीं कोई आपको रटना नहीं है, समझना है, तो यहाँ हम बात करें कोलकाता में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय हमारे अध्यक्ष की बात करें, यहाँ से वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसको B.K.M. और E, यानी पहला कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा अधिवेशन हुआ वो मद्रास में जो तमिलनाडु में है, और चौथा इलाहाबाद में। अब देखिए जब दूसरा कोलकाता में अधिवेशन हुआ, तब अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। क्लियर? कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन हुआ, मैंने ये ट्रिक्स बता दी, B.K.M.E. मद्रास चेन्नई में। अब यहाँ प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, क्वेश्चन, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी, बदरुद्दीन, पूरा नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस का जो फोर्थ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन, अब डेट भी देख लीजिए, 85 में कब पहला अधिवेशन हुआ, यहाँ देखिए 85 में। दूसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में 1886 में, तृतीय अधिवेशन 1887 में, और चतुर्थ अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले जो अंग्रेज था, इनके अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ तक क्लियर? अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है कि एक तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या था कि जो इसकी इम्पोर्टेंस थी वो उसमें जो स्थानीय लोकल थी उनको निर्वाचित का अधिकार मिला हुआ था। एक तो ये 1892 का अधिनियम, उसके बाद में देखिए यहाँ से समरी हो जाती है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है,
और बंगाल का विभाजन होता है तो भारतीय जो हमारे उदारवादी नेता थे वो कभी नहीं चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो, लेकिन उन्होंने तो ब्रिटिश सरकार थी वो बिल्कुल पूरे राइट्स थोप रखे थे हमारे ऊपर। तो बंगाल का विभाजन उसके बाद में 1906 में ढाका में आगा खां पैलेस में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1907 में कांग्रेस, ये ब्रिटिश सरकार है, हमारे भारतीयों में फूट डालती थी, तो ये जो लिबरल उदारवादी नेता थे वो उनकी तरफ मिले हुए थे, यानी संवैधानिकता में, संवैधानिक विचारों में विश्वास करते थे। इसलिए 1907 में कांग्रेस के दो दल हो गए, एक तो उदारवादी और एक उग्रवादी। फिर 1908 में क्या करते हैं कि जो एक मुस्लिम लीग के नेता है, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, तो 1908 में ये एक दल पहुंच जाता है और पहुंच कर अपनी मांग रखता है कि हमारे लिए एक अलग से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन होना चाहिए। फिर 1905 में रखते हैं, 1908 में अपनी मांग रखते हैं, तो कहीं न कहीं ब्रिटिश लोग हैं उसको एग्रीड हो जाते हैं। और 1909 जो भारत शासन एक्ट है, क्योंकि जहाँ से फैक्ट आ रहे हैं वही मैं आपको लिखवा रही हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। 1909 का एक्ट की बात करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें साथ के साथ। 1909 के एक्ट को करें, मार्ले मिट्टो 1909 को एक्ट था, वो मार्लो मिट्टो एक्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। 1909 मार्ले मिट्टो एक्ट। अब इसमें क्या होता है कि मुस्लिम, जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, 1907 में दो दल जाते हैं, तो ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, उनकी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन के बात एग्रीड हो जाते हैं। तो 1909 में क्या होता है कि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग पूरी कर लेते हैं। यही हमारे भारतीयों के लिए सबसे बड़ा दुखद पॉइंट होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी उनको अलग से निर्वाचन के लिए अधिकार मिल जाता है। और फिर बात आती है, अब जो फैक्ट है 1911 में जॉर्ज पंचम में कोलकाता से दिल्ली को भारत की राजधानी स्थानांतरण कर दिया जाता है, और कोलकाता से दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली हो जाती है, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है। और 1916 में 1912 पे भी आप ध्यान रखना, क्योंकि कामाघाटा प्रकरण 1912 में जो भारतीय कनाडा में जो जहाज़ था उसको भारतीयों ने खरीदने की कोशिश किया। जहाज़ का नाम कामाघाटा 1215 उसका वहाँ पे कामाघाटा को भी बीच में आप ऐड कर लेना। तो कामाघाटा जहाज कनाडा को प्रवेश को लेकर जहाज से व्यापार करते थे। तो सीधे कामाघाटा क्या है, कामाघाटा का एक जहाज़ का नाम है जो कनाडा में सरकार हम भारतीयों के लिए जहाज़ से जाने पर प्रतिबंध लगा दी थी, क्योंकि जहाज़ के माध्यम से व्यापार होता था। तो ये जो सिमरी है 1916 में लखनऊ पैक्ट। अब ये लखनऊ पैक्ट क्या है कि भारतीयों और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो जाता है कि दोनों दल एक हो जाते हैं, किसको लेकर कि यह सांप्रदायिक आपको अलग से पृथक निर्वाचन की मांग रखी गई थी वो दे देते, लेकिन हमारे लिए हित में सही नहीं होता है, इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उससे पहले ही 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं, और जब ये देखते हैं कि इन्होंने, अंग्रेजों ने तो हमारे साथ छल कपट का व्यवहार किया है, इन्होंने मार्लो मिंटो सुधार एक्ट, जो मार्ले सचिवता और मिंटो वायसराय था, इन्होंने अलग से मुस्लिमों के लिए तो सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए अलग से राइट्स दे दिए गए हैं। तो 1915 दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं गांधी जी लिबरल नेचर के थे, तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हो जाता है, दोनों धड़े एक हो जाती है, पंथ उदारवाद और उग्रवाद। क्योंकि 1900 ये क्वेश्चन भी आता है कि कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी, 1907 में और 1916 में दोनों एक हो जाते हैं। अब देखिए, जब 1916 के बाद में गांधी जी अपना मूवमेंट चलाते हैं और रणनीति बनाते हैं, तो 1919 का जो रोलेट एक्ट है, ये बहुत अपने आप में
पे रोल प्लेस करता है। यहाँ से भी कई क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, भारत में वेद शासन प्रणाली लागू, भारत राज्यों में 1919 में राज्यों में वेद शासन प्रणाली लागू की जाती है। लागू 1919 का एक्ट, महिलाओं को वोट देने का, कुछ महिलाओं को वोट देने का, सीमित मात्रा में सही, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 में ही होता है एक्ट में। और इस बीच में आपको ध्यान रखें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसमें ही हो जाता है कि 13 अप्रैल 1919 को गांधी जी जलियांवाला बाग अमृतसर में सभा कर रहे थे, तो जब वहाँ का जो कमांडर था जनरल ओ डायर ने बिना किसी सूचना के फायरिंग कर देते हैं, जिससे बहुत सारे जो अधिकारी हैं 1200 लोग घायल हो जाते हैं और सडनली 405 के लगभग डेथ हो जाती है। तो ये जो दुर्घट घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, वो भी गांधी जी को बहुत प्रभाव कर देती है, क्योंकि यहाँ गांधी जी का चरण आ जाता है। इसलिए ये मैं ये बता रही हूँ कि एग्जाम में जो RS की एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम फैक्ट देख रहे हैं। 1919 का एक्ट की बात करें तो रोलेट एक्ट, इस मिनटों हम बात करें मॉन्टेग्यू चैम्बर्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्बर्सफोर्ड भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू सचिव था और ये वाइस राय था, चैम्बर्सफोर्ड वाइस राय था। तो यहाँ जो राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हो जाती है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल जाता है। और जो यहाँ जो सूची थी, एक तो हस्तांतरित और आरक्षित, यहाँ सूचियों का भी बंटवारा हो जाता, आरक्षित सूची और हस्तांतरित सूची। अब इसमें जो पावरफुल थे वो सैनिक थे, वो तो ये इनके पास रख लेते हैं आरक्षित, और बाकी जो शेष विषय वो हस्तांतरित कर देते हैं। कहने का मतलब ये था कि जो राज्यों में हालांकि कम ही अधिकार मिले, लेकिन मिले। और यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि जो सिविल सेवाओं का भी गठन कर दिया जाता है। अब जो भारतीयों की मांग थी कि ये सांप्रदायिक, इसमें 1919 एक्ट में कि ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को ख़त्म किया जाना चाहिए, ये इनकी 1919 एक्ट में मांग थी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा हो जाता है 1935 का रोलेट एक्ट, वो 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। अब 1935 का भारत शासन अधिनियम को मिनी संविधान भी कहा गया है, मिनी संविधान भी कहा गया है, क्योंकि देखिए जो ये राज्यों में यानी प्रांतों में, जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी को खत्म कर केंद्र में लागू कर दिया गया, प्रांतों से खत्म करके केंद्र में लागू किया गया। एक तो ये फैक्ट याद रखना है, दूसरा फैक्ट याद करना है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर केंद्र में लागू प्रांतीय स्वायत्तता का अधिकार दे दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता की अब प्रांतों को भी अपने निर्णय ले सकती है, ये अधिकार 1935 के अधिनियम में मिल गया। तीसरा ये था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई। चौथा पॉइंट ये था, फैक्ट लर्न करना है, फेडरल यानी संघीय शासन की भी स्थापना हो गई। क्लियर? ये फैक्ट आपके कई बार, ये जो मैंने फैक्ट डाले हैं वो
IAS में भी पूछ लिए गए हैं, RS में भी पूछ लिए गए हैं। तो आपको ये लर्न करना है। उसके बाद में जब 1935 के बाद की जो घटनाएं करती हैं, ये तो फैक्ट अधिनियम से रिलेटेड है। फिर हम बात करें कि 1920 तक खिलाफत, 1922 असहयोग आंदोलन, 1930 में 7वें अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी को अलग से आपको वीडियो डालेंगे क्योंकि गांधी जी से भी एक असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन है ना, और 7वें अवज्ञा आंदोलन। फिर अब पूना पैक्ट 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हो जाता है, वो अधिनियम अलग से डालेंगे ताकि आपके वहाँ से भी कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट लाभान्वित हो सकें। ओके।